लता, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त है आज के सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। बेईमान से बेईमान आदमी भी ईमानदारी का चेहरा लटकाए फिरता है। रिश्वतखोरी सब कर रहे, लेकिन दिखाते ऐसा है कि धर्मराज के वो ही अवतार है। नौकरियों में फेरबदल और तबादलों के लिए तो लूट मची है। जिसके हाथ में पावर है वही पैसा बनाने में लगा है। ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसा खेल है कि इस देश में जिसने लाखों अधिकारियों के बैंक खातों में लाखों पहुंचा दिए, राजस्थान में भी तबादला मानो एक उद्योग सा बन गया। लेकिन तबादले के रास्ते हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने गंभीरता दिखाई है और इसी कड़ी में वो जल्द ही तबादला नीति भी लेकर आ रहे हैं। इसको लेकर सरकार चर्चा भी कर रही है। शिक्षा विभाग के तर्ज पर सभी विभागों में ऑनलाइन आवेदन सिस्टम शुरू किया जाएगा। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस नीति से होने वाले फायदे और नुकसान पर आज बहस करेंगे। नहीं काम आएगा सिफारिश का हथियार, पोस्टिंग में नहीं चलेगा अब भ्रष्टाचार, दलाल हो जाएंगे अब खबरदार, तबादला नीति पर गंभीर गहलोत सरकार, तबादलों में 3-5 नहीं, न्यूज एंड व्यूज। तबादलों के पीछे पैसों का खेल तो आपने सुना होगा। एक तबादले के लिए कैसे मेज के नीचे भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जाती है, लेकिन अब मेज के नीचे का ये खेल नहीं चल पाएगा। गहलोत सरकार जल्द ही नई तबादला नीति लाने जा रही है। सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ की मुलाकात में नई तबादला नीति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में तबादलों को लेकर होने वाली परेशानी के बारे में सीएम को अवगत करवाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जल्द होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। शिक्षा विभाग की तर्ज पर सभी विभागों में ऑनलाइन आवेदन सिस्टम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि कैबिनेट की जो भी मीटिंग हम 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में करेंगे तो उसमें विस्तार से इससे चर्चा करके इसके ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन कोरोना काल में ये तय हुआ है कि अगर ट्रांसफ़र खोले जाएं तो फिर ऑनलाइन प्रक्रिया जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले अपनाई थी उसी तरीके से एजुकेशन के साथ साथ सभी विभागों में अपनाई जाए, जिससे लोगों को आके और यहाँ पर कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। बात जब शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले की हो तो फिर तबादलों की एवज में भारी भरकम रकम दिमाग में घूमने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूबे में सबसे बड़ा महकमा शिक्षा विभाग का ही है और हर शख्स अपने तबादले की फाइल पर पैसा लेकर घूमता है। ऐसे में देखना होगा तबादला नीति के बाद सूबे से भ्रष्टाचार का दीमक आखिर खत्म होगा या नहीं। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। वैसे तो सरकार के मंशा की तारीफ करनी होगी, क्योंकि प्रदेश क्या भारत के भीतर पहला ऐसा प्रदेश होगा जो इस तरीके के कानून लाने के बारे में सोच रहा, और साफ तौर पर जो टेबल के नीचे से पैसा वसूला जाता था उस पर सीधा प्रहार करने की कोशिश। हमारे साथ जितने मेहमान जुड़े के करके मैं परिचय करवाता, उसके बाद चलूंगा सीधे सवालों पर। इस वक्त हमारे साथ वासुदेव देवरानी साहब पूर्व शिक्षा मंत्री अजमेर से मौजूद हैं। रामनारायण बीड़ा साहब विधायक कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ कोटा से मौजूद हैं। इसके अलावा ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रामनारायण जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। सरकार के इस कदम की तारीफ हम सब करते हैं कि वाकई में सरकार ने वो कदम उठाया जिसके जरिए ये करप्शन का कारोबार, वैसे देखिए कई राज्यों में वाकई में बहुत बड़ा खेल होता है। इसमें नेता से लेकर अधिकारी से लेकर निचले तबके के दलाल तक इसमें शामिल होते हैं, और अगर यही चेन तोड़ दी जाए तो करप्शन का जो सिस्टम है वाकई में कमजोर होगा। संजय जी, कहना आसान है जी, करना कठिन है। हाँ। और किया जा सकता है आसानी से। हाँ। आप बिना मिनिस्टर की राय के ट्रांसफर्स नहीं होते। आपने बैन कर दिया, वही मंत्री करेगा। तो यदि मिनिस्टर ईमानदार है तो न नीचे से पैसा आएगा, न ऊपर से आएगा, न दलाल पैदा होंगे, न परेशानियां पैदा होगी। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है कि राजनीति में अच्छे चेहरों की जरूरत है। यदि अच्छे चेहरे जो आए उनसे छांट के आप मंत्रिमंडल में लीजिए, तो फिर समस्या वैसे खत्म हो जाए। वो केंद्र सरकार हो, आंध्र प्रदेश सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो।
इसलिए ये सबसे बड़ी चीज़ मैं इसको मानता हूँ। ऑनलाइन होगा, ठीक है, डोटासरा ने बहुत अच्छा किया। जैसे मेरा फर्स्ट ग्रेड टीचर्स का एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये नहीं कहा जा सकता उनकी मंशा थी, वो हो सकता है ऑनलाइन गया हो और उनके बाबू से वो चीज़ रह गई हो। तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ, साफ है, राजनीति में जनता पार्टी के साथ यदि कैंडिडेट की ईमानदारी देखेगी तो आधा काम वहाँ हो जाएगा, आधा फिर मंत्रिमंडल जो भी पार्टी बनाती है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी, वो अपने साथियों को, जैसे बहुत सी जगह होता भी है, होना भी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन होने का मतलब थोड़ी करप्शन खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन में ये नहीं कर सकते आप देखिए पिछली सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा अपने सब आदमी को जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर से अपने इलाकों में कोटा, बूंदी या बारा या भरतपुर ले आए, और हम ईमानदारी पे चलते हैं कांग्रेस वाले। उसका नतीजा ये कि 10-10 साल से सर्विसेज कर रहे हैं, वो बेचारे नहीं आ पाए। आखिर हमें वोट दिया है, इस आशा में दिया कि हमारा आदमी हमारा काम करेगा। इसलिए मतदाता प्रजातंत्र में मीणा साहब, ठीक है, आपने कहा, ये बताइए 2 साल की सरकार आपकी हो गई सर, 2 साल की सरकार आपकी हो गई है, क्या वाकई में ये शिकायतें मिल रही थी? आपने बेहद गंभीर सवाल उठाया कि जो ईमानदार विधायक है उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। ये तो एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़े होता है कि जरूरत पड़ गई है इसकी, यानी कहीं न कहीं ये सारी चीजें चल रही थी जिसके बाद सरकार, मुख्यमंत्री को लगा नहीं ऐसे कंट्रोल नहीं होगा, अब साफ तौर पर कानून लाना होगा, यानी ये सब कुछ अभी तक चल रहा है। जी आप मेरा बिल्कुल, आप राजस्थान सरकार की बात नहीं कर रहे हो, आप तो स्टेट की बात कर रहे हो, अलग स्टेट की, पूरी कंट्री की बात कर रहे हो। राजस्थान में तो मुख्यमंत्री बहुत सही आदमी है, उन्हें अच्छे आदमी को लिया होगा तो ऑनलाइन की जरूरत ही नहीं है। कहाँ जरूरत है ऑनलाइन की? ईमानदारी बढ़ती जाएगी, देखा जाएगा, समझा जाएगा। मिनिस्टर में इतना समझ होना चाहिए कि उसके बाद दरख्वास्त उसको पता चल जाना चाहिए इसके पीछे कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये आदमी नीडी है कि नहीं है, चेहरा देख के पता चल जाना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं पिछली सरकार के बारे में कह रहा था कि उस समय जिस तरह की धांधलियाँ चली, जो आदमी आता है उसी में खामी निकालते, जो आदमी आता है उसमें अच्छाई निकालते, लेकिन कुल मिलाकर मीणा साहब बहुत सही आपने पॉइंट किया। मैं बीच में काटूंगा क्योंकि सबके पास एक राउंड आऊंगा, फिर मैं उसके बाद डिबेट को ओपन करूंगा सबके पास। आपकी बात को मैं समझ गया। देवनानी साहब, आपने पिछली सरकार का जिक्र किया और शिक्षा मंत्री थे देवनानी साहब, पिछली सरकार पर बेहद गंभीर आरोप तबादला नीति में करप्शन को लेकर बीजेपी का है। अपने लोगों को सेट किया गया, कुछ ऐसे थे 10-10 साल से एक ही जगह पड़े रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, ट्रांसपेरेंसी की कोई बात ही नहीं करता था और पैसे का खेल दबाकर चलता था। इसीलिए यह सब हुआ कि मुख्यमंत्री को यह कदम उठाना पड़ रहा। संजय जी, ये सारी बातें निराधार हैं, गलत हैं। हमारी सरकार के समय जिस प्रकार से हमने प्रमोशन पे और नई नियुक्तियों पे काउंसलिंग सिस्टम लेकर के आए, ये इतना पारदर्शी था कि सामने वाला स्वयं आता और स्वयं अपना स्थान तय करता और दूसरे गेट से अपना नियुक्ति पत्र या पोस्टिंग लेटर जो है ना लेकर के जाता था। यहाँ पे भ्रष्टाचार 52,000 मेरे विभाग में ट्रांसफर हुए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उसमें किसी प्रकार का कोई न दलाल था न कोई भ्रष्टाचार हुआ। ये सही है कि सरकारी नौकरियों के अंदर ट्रांसफर एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नजदीक हो। इनकी सरकार ने आते ही हमारे द्वारा जितने लोग थे सब बीजेपी के कार्यकाल में ट्रांसफर, इसलिए 600 किलोमीटर दूर आज उच्च शिक्षा के अंदर मेरे अजमेर के कुछ लोगों को कुशलगढ़ से लेकर के डूंगरपुर पता नहीं कहां ट्रांसफर किया। उनके रिजल्ट 100% हैं, वो बिल्कुल अच्छे काम कर रहे थे। तो इसीलिए ट्रांसफर के ये जो इन्होंने कहा ऑनलाइन तो आवेदन हमने भी मांगे थे। ऑनलाइन आवेदन मांगना एक पक्ष है, ट्रांसफर पॉलिसी एक अलग दूसरा पक्ष है। ऑनलाइन मांगने के बाद ट्रांसफर कैसे किए जाते हैं, इसके लिए कोई प्रक्रिया हमने भी बनाई थी। बनाने के बाद मंत्रिमंडल तक पहुंची थी, लेकिन तब तक ये सरकार चली गई। हमने उस पर गुलाब जी कटारिया की अध्यक्षता में समिति थी, उसका मैं भी था, 2 मेंबर और भी थे। हमने इसको टू द पॉइंट किया, इसके रिजल्ट इतने % होंगे, इतना ठहराव उसका है, गांव में ठहराव है, शहर में ठहराव है, उसके नंबर इतने होंगे। उस मार्क्स के आधार पर हमने ट्रांसफर की एक पॉलिसी बनाई थी। तो सरकार जब तक पॉलिसी बनाए और उसको लेटर स्प्रिट में जब तक लागू नहीं करे तब तक वो पॉलिसी बना रही है। इसके लिए अभिनंदन करना या धन्यवाद देना ये शायद बहुत जल्दबाजी होगी। सरकार की सोच हो सकती है, घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आज तक कांग्रेस से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई उम्मीद कर पाएंगे, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार तबादला उद्योग इनके कार्यकाल में चला है, आज तक का इतिहास उठा के देख लें, या चाहे तो किसी निष्पक्ष व्यक्ति से ये जांच करवा दें। मैं रामनारायण जी को चुनौती देता हूं, एक भी इस पर साबित कर लें तो निश्चित रूप से इनको सामने आ जाएगा। केवल कहना सरल है और डिबेट में आरोप प्रत्यारोप लगाना यह एक प्रकार का फैशन बन गया है। न इसमें कांग्रेस है न बीजेपी है। आप शुद्ध रूप से इन्होंने एक बात सही कही
यदि व्यक्ति मंत्री ईमानदार है तो काफी हद तक इसको रोका जा सकता है। मैंने काउंसलिंग सिस्टम से इसको लगभग 70% तक इसको कंट्रोल कर लिया था। नहीं तो ये कैसे तय होगा कि मंत्री ईमानदार है? भाई देखिए, नेताओं को लेकर हम नहीं कह रहे कि सारे नेता ऐसे होते हैं, लेकिन वास्तव में लोगों की धारणा यही और सच भी यही है कि नेता एक बार कोई पद पाता है, उसके बाद देखिए किस तरीके से संपत्ति में उसके वृद्धि होती है। वाकई में जिसको जहां मिलता है वही लूटने का तरीका अपना लेता है। जो मैंने इसके पहले एंकर लाइन में हमने पढ़ी भी थी, वो सच्चाई है। बहुत कम ऐसे लेता है जो आप लोगों जैसे लंबी पारी खेल पाते हैं ईमानदारी के साथ। गलत है, आज भी अच्छे ईमानदार हैं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कुछ हैं, ये जरूर मैं मानूंगा इस बात को। रामनारायण जी स्वीकार करेंगे चुनौती? आप? मैं नहीं मानता कि कहीं बीजेपी में देवनानी साहब ने जो चुनौती दी, आप स्वीकार करेंगे? अधिकतर ईमानदार है देवनानी जी, एक मिनट। देवनानी जी, अधिकतर लोग ईमानदार हैं, लेकिन बेईमानों को मंत्री क्यों बनाया जाता है? कोई भी सरकार हो, बीजेपी या कांग्रेस को, जिनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगते हैं, सीआईडी में कैसे चलते हैं, उनको क्यों बनाया जाता है? यही पब्लिक को देखने की बात है, यही आपको देखने की बात है। ये देवनानी जी का मेरे देखने की बात नहीं है। हम दोनों अपनी पार्टी से प्रतिबद्ध है, तो ये स्थितियां अलग है। ईमानदार पॉलिटिशियंस होगा तो भ्रष्टाचार ये तो का 75। नहीं, सवाल सर इस बात का लेकर है कि मंत्री, अगर एक मुख्यमंत्री या जो पार्टी का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, अगर मजबूत इच्छा शक्ति दिखाता है, तो क्या किसी मंत्री की इतनी हिम्मत है कि वाकई में वो करप्शन का ये मकड़ जाल पैदा कर ले? किसी अधिकारी की हिम्मत है कि वो करप्शन का मकड़ जाल बना ले, अपने हिसाब से नेटवर्क बना ले? किसी छोटे कर्मचारी और दलाल की हिम्मत है क्या कि वो मंत्री के आसपास फटक के और ये उसको रिश्वत देने की कोशिश करे या लालच दे या बताए कितना परसेंट इतना ये चीजें आपको मिलेंगी, ये कर दीजिए? हो नहीं सकता। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ओम सैनी साहब, मैं आपके पास आता हूं। सर, नई तबादला नीति, सरकार की नीयत साफ है, टेबल के नीचे से करप्शन का काला कारोबार बंद होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे सफेद कॉलर हो, चाहे दलाल हो, चाहे रिश्वत देने वाला हो, चाहे लेने वाला हो, सब पर निगाहें रखी जाएंगी। एक नियम बनाया जाएगा, कायदा कानून बनाया जाएगा। आपको लगता है कि इससे वाकई में करप्शन का ये जो दलदल पैदा हुआ है, तबादले के नाम पर लाखों लिए जाते हैं, लाखों दिए जाते हैं, ये रुक जाएगा? और सरकार की इस मंशा पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो यह कि पिछले 40 साल से तबादला नीति के बारे में हर सरकार जो भी आती रही है, धर्म सिंह जी के जमाने से मैं देख रहा, इसकी चर्चा होती रही। लेकिन साथ साथ में जो राजनेता अपने विधानसभा क्षेत्रों को या अपने संसदीय क्षेत्रों में देखते हैं, जिनको वो फेवर करना चाहते हैं, वो भी अपने आप में एक करप्शन है। उसका मनी में नहीं होगा, लेकिन फेवर में होगा। तो फेवर में जब होगा, उसके बाद में जिनको वार्ड हस्त मिल जाता है, वो जो कुछ करते हैं उसके बारे में तो हम लगातार देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई तबादला नीति बनती है, उस तबादला नीति पर अगर अमल किया जाता है स्ट्रांगली, तो मैं समझता हूँ कि इस करप्शन को बहुत रोका जा सकता है। बाकी देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जाती है, अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से इधर से उधर लगाती है, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, वो निश्चित रूप से फेवर लेते हैं। और फेवर के साथ साथ में मैंने देखा है, पिछले शासन में भी देखा है कि किस तरीके से पॉइंट्स बने हुए थे, जहाँ लोग पैसा लेते थे और ट्रांसफर करवा देते थे। लेकिन इन सब चीजों को प्रूव नहीं किया जा सकता। एंटी करप्शन नहीं कर सकता, इस पे काम दूसरा कोई एसओजी कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। तो जो राजनेता जिस विभाग का संचालन करते हैं, उनके बाद छोड़ दीजिए, वो ईमानदार होंगे, लेकिन उनके साथ में काम करने वाले लोगों के बारे में कोई इतनी गारंटी से बात नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकते कि या तो पॉलिटिकल पार्टी ही लोक सेवकों के रूप में काम कर रही हो कि साहब हर विभाग के लिए हमारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कोई करप्ट ना हो। वो सब तो होता नहीं है। तो होता तो ये कि आप पूरी तरीके से लोक सेवक जो सरकारी नौकर हैं, उन्हीं पर आप निर्भर रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी निगाह तीखी रखते हैं, तो उसके बाद में कोई करप्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ढील दे देते हैं, तो होता है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तो सोच रहे हैं कि तबादला नीति होनी चाहिए, जिसके माध्यम से अगर किसी का तबादला किया है, पनिशमेंट में अगर आप मान लीजिए यहाँ से जयपुर में जो आदमी बैठा है, उसको बाड़मेर भेज रहे हैं, तो इसका मतलब बाड़मेर में वो करप्शन करे? ये कोई, इससे कोई लाभ? बिल्कुल सही। सुधार का सिलसिला तो दूसरा ही होना चाहिए। बिल्कुल। देवनानी साहब, मैं आपके पास आता हूं। सर, एक राज्य सरकार की बात नहीं करेंगे, आपने देखा होगा कई प्रदेशों में कई बार ऐसा होता है, बड़ा सख्त मुख्यमंत्री आता है, वाकई में चीजें बदलती हैं। प्रधानमंत्री, आप इंदिरा गांधी का जिक्र करिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करिए, वाकई में ऐसे ऐसे नेता पैदा हुए जिनके वजूद की वजह से अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री डरते थे कि कहीं कोई चूक ना हो जाए और शिकायत ऊपर तक ना पहुंच जाए। इसके बावजूद ये मकड़ जाल टूटा नहीं। अधिकारी हैं, नेता हैं, दलाल हैं, ऐसे नेक्सस बनाते हैं कि चीजें हो ही जाती हैं। तो जब 70 साल में ये चीजें बदल नहीं पाई, तो आपको लगता है कि वाकई में लोगों की नीयत अगर हम बदल नहीं पाए, तो कानून बनाकर चीजों को रोक पाएंगे?
देखो, एक तो इसमें दोनों तीनों बातें होती हैं। हाँ। नियम एक पक्ष है, हाँ। नियत उसकी दूसरा पक्ष है, हाँ। तीसरा उसका इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ। यदि नियत और नियम का स्पष्ट है तो काफी कुछ हद तक इसको रोका जा सकता है। हाँ। जैसे मैंने आपको कहा ना, ये काउंसलिंग सिस्टम जब लाए तो हमारे राजनीतिक साथियों ने इसका विरोध भी किया। हाँ। हमारे पार्टी के लोगों ने भी कहा कि इससे क्या होगा, इससे हमारे लोगों का ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। लोग हमने कठोरता से कहा कि नियम लागू हैं और मुख्यमंत्री जी ने इसमें कहा कि नियम अप्रूव्ड हैं। उसके बाद हमें काफी कुछ हद तक नई जो है ना, लगभग 1.5 लाख लोग नए नियुक्त हुए और प्रमोशन भी 1.25 लाख लोगों के हुए। तो आज उन 2.25 लाख उनकी इच्छा के अनुसार हमने जो जगह दी तो उसमें करप्शन काफी हद तक रुका। और मैं नहीं कहता हूं कि ऊपर वाला होता है या नीचे दलाल होते हैं। हाँ। लेकिन ये डिपार्टमेंट निर्भर करता है। हाँ। कि कुछ लोग कहते हैं ये मलाईदार गए। शिक्षा विभाग में तो इस तरह की कोई पोस्ट होती नहीं कि कोई मलाईदार पोस्टें हों। वहां तो व्यक्ति केवल अपने उपयुक्त स्थान पर जाना चाहता है। लेकिन बाकी विभागों में कई इस प्रकार की पोस्टें होती हैं जिसमें व्यक्ति को कई फाइनेंशियल टेंडर इत्यादि होते हैं, वहां इसका ज्यादा खतरा है। हाँ। इसलिए उस पे ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता है। हाँ। एक अध्यापक को कह करके हाँ। उसके अलग शिक्षा विभाग में कर्मचारी अधिक हैं। हाँ। इसलिए चर्चा में वो रहता है। हाँ। लेकिन ये बाकी डिपार्टमेंट्स में जहां जहां भी इस प्रकार का पैसा इन्वॉल्व है या उसको खर्च करने, उसमें भी अब तो ऑनलाइन हुआ है। हाँ। मोदी जी के आने के बाद अभी सब स्टेट्स में हर जगह टेंडर होगा तो ऑनलाइन होगा। ये सब उसके कारण से पहले की तुलना में भ्रष्टाचार रुका है। आज मैं कह सकता हूं मोदी जी की सरकार पे 2014 से लेकर आज तक किसी न उन पे लगा न उनके किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार का लगा है। यदि आज हेड स्पष्ट होता है तो निश्चित रूप से उस पर असर तो होता ही है और वो होना शुरू हुआ है। आज देश में अपन ध्यान है 2014 से पहले रोज अखबारों में आता था आज इस पे भ्रष्टाचार है, आज ये भ्रष्टाचार हुआ, ये भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन 14 से लेकर 20 तक आप भ्रष्टाचार की खबर आना कब तो हो गया। लेकिन स्टेट्स में अभी भी इसको देवरानी साहब देखिए ऐसा नहीं है। अभी भी अखबार, मैं राजस्थान की बात करता हूं, छोड़िए करप्शन जिस बात को लेकर हम लोग कर रहे हैं, तबादला नीति में करप्शन तो है ही। अखबार आप उठाकर देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन एसीबी की खबर ना छपती हो कि इनको दबोचा। कोई ऐसा सिंगल डे नहीं है। करप्शन रुका कहां? सही है, करप्शन तो चल रहा है। अरे हम तो एसीबी को सैल्यूट करते हैं सर कि राजस्थान में कम से कम कुछ अधिकारियों की इतना तो डर होता है कि क्या पता कब दबोच लिए जाएं। वरना सरकारों का डर तो ना के बराबर ऐसे करप्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर है। एसीबी को धन्यवाद देता हूं, दिनेश एनएम को बधाई देता हूं जिन्होंने वाइस चांसलर तक को रेड हैंडेड पकड़ा। मैं दिनेश एनएम को मैंने बधाई दी अपनी ओर से चल करके कि आपने अच्छा किया। इस तरह से एसीबी पकड़े, डर पैदा हो, इसके लिए एक कानून बनना चाहिए कि जिसमें जिसकी जितनी आय है यदि उससे ज्यादा उसकी संपत्ति है तो वह जब्त कर दी जाए। यदि इस प्रकार का नियम बने, अपने आप चीजें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनेगा। ठीक है रामनारायण जी, अपने संपत्ति तो आए बिल्कुल सही सर, आपने कहा। रामनारायण जी, मैं आपके पास आता हूं। सरकार ने वाकई में अच्छा कदम उठाया है, बताइए जरा चीजों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। बीजेपी कह रही कि हमने भी करने की कोशिश की, जब तक सारी चीजें धरातल पर उतरती सरकार चली गई। कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही, नियत पर सवाल नहीं लेकिन जमीन पर उतर जाए तब तो। उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि कांग्रेस पार्टी के राज में ये सब ज्यादा होता है। अगर लेकर आ रहे तो जमीन पर उतारें, चीजों को मजबूती से दिखाएं, उसके बाद हम मान लेंगे। यानी सबको संदेह इस बात का है कि 70 सालों तक जो चीज नहीं हुई वो अचानक कानून के जरिए क्या वाकई में लोगों को के ऊपर डंडा चलाकर उनको कंट्रोल किया जा सकता है जिसकी नियत ही खराब हो। जी देखिए संजय जी, मैं आभारी हूँ देवदान जी का, इन्होंने मुझे एक बात याद दिलाई। हाँ। ये बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं। हाँ। इनके लोगों से भी हम इनकी बड़ाई करते हैं। मैंने एक काम इनको बताया ट्रांसफार्मर का, वो ये इन्होंने नहीं किया। उसके बाद किस तरीके से काम हुआ उसके बारे में इनसे मैं अलग से भी डिस्कस कर लूँगा। लेकिन ये इन्होंने कहा कि भारत सरकार ईमानदारी है। हाँ। राफेल वाली बात की मैं नहीं कहता, क्योंकि ये कहते तो देशद्रोही हो जाएगा। कौन सी जगह अडानी को देना था कि जयपुर एयरपोर्ट? हाँ। ऐसा एक नहीं 50 उदाहरण है। 168 कंपनियों में 27 कंपनियां बेची जा चुकी है। ये करप्शन का अड्डा है। हाँ। लेकिन हमें आज तो ट्रांसफर में भ्रष्टाचार की बात करनी है। हाँ। और ये सही, मैं इनकी बात को तायद करता हूँ। यदि जो है सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति ईमानदार है तो इन्होंने 75% का, उससे भी ज़्यादा हम रोक सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो पॉलिसीज बन रही है, मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये सूझबूझ से इस पॉलिसी को बना रहे हैं। वो रोकना चाहते हैं। अब उनके हाथ पांव कितनी मजबूती से काम करेंगे ये बात अलग है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ। ये कौन तय करेगा? मुख्यमंत्री की तरफ से, तमाम मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए, बड़े बड़े दावे भी किए, कानून भी बना, लेकिन जमीन पर उतरते उतरते वो चरमरा गई चीजें। देखिए उनको, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। बीजेपी पर भी सवाल पूछ रही है कि जमीन पर उतारिए, उसके बाद देखते हैं।
बीजेपी ने एक काम किया कि जो इनको वोट नहीं देता था उन अधिकारियों को कोने में बिठा दिया। हम शहर आदमी हो रहे हैं, जो इनको हमें कभी वोट नहीं देते वो भी 8 सीटों पे बैठे हुए हैं। वो इम्प्लीमेंटिंग से नहीं करेंगे। तो मुख्यमंत्री जो सारी बातें ध्यान में रख करके, अकेला आदमी कुछ नहीं करता, उनकी टीम में कुछ ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए हर पॉलिसी में, वो मंत्री से अलग हट करके हों और सही ढंग से काम करेंगे। तो करप्शन तो आसानी से रोका जा सकता है। मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और राजस्थान निश्चित तौर पे करप्शन मुक्त स्टेट बनाने की मंशा मुख्यमंत्री जी के, हम उनके भी आभारी हैं। और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ा अच्छा मुद्दा बनाया। देवनाथ जी को मैं मुख्यमंत्री की ये जो कदम है वाकई में हमने इसकी मुझे लगता है बीजेपी भी विरोध नहीं कर रही। बीजेपी तो चाह रही कि ऐसा कुछ कानून आए। बस ये है कि जो बातें शुरू से होती रही है, चाहे वो राजीव गांधी के दौर से, चाहे ऊपर से कि भाई पैसा जाता है और नीचे तक जाते जाते वो इतना बच पाता है, वही चीज है कि मुख्यमंत्री कानून तो बनवा देंगे, लेकिन सवाल ये कि जमीन तक जाते जाते तमाम जो इंप्लीमेंट की बात आती तो अधिकारी और बड़े बड़े सफेद कॉलर उसी में घपला कर देते हैं, कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते हैं, और यही तरीका रोकना होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। सैनी साहब, मैं आपसे कंक्लूजन करना चाहूंगा पूरे मामले पर। सरकार को क्या करना चाहिए कि इस कानून के साथ साथ ऐसा डंडा चले कि लोगों के जहन में यह डर पैदा हो जाए कि अगर आपने करप्शन के बारे में, घूस के बारे में सोचा भी, चाहे देना चाहे लेना, तो आपके लिए आफत बन जाएगी पूरी जिंदगी के लिए। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा जैसा एक बड़ा ताजा उदाहरण है कि अजमेर में जो बीसी साहब के साथ में जो सिलसिला बना है, बड़ा बीसी साहब जोधपुर से बचे थे और अजमेर में आके फंस गए। अब अगर वो उसी तरीके के दबाव पैदा करते और फिर निकल जाते यहाँ से, तो एक तरीके से सिस्टम बन जाता कि ठीक है यार कुछ दे करके और छूट जाए। तो ऐसे में मजबूत अगर इच्छा शक्ति रखते हैं और मुख्यमंत्री की और उनकी टीम अगर इन सब चीजों में स्ट्रांगली लग जाती है, और जो नौकरशाही के भी जो मतलब चाहे आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, अपनी ऑनेस्टी के साथ में अगर काम करने लगे तो नीचे वाले भी करने लगेंगे, कोई शक नहीं है इसमें। तो ये किया जा सकता है निश्चित रूप से, इस बार ये हासिल किया जा सकता है राजस्थान। ठीक है, मतलब सिस्टम को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। ठीक। देवनानी साहब, 20-25 सेकंड मेरे पास है। मैं चाहूंगा चूंकि राजनीति से हट के ये, क्योंकि देश और प्रदेश हित के लिए है, प्रदेश नीति के लिए अच्छी बात है, आप राजनीति से हटकर, बीजेपी से हटकर अगर कोई अपने अनुभव के आधार पर इसमें एड ऑन करवाना चाहे ताकि चीजों को बेहतर किया जाए, तो मैं चाहूंगा कि आप एडवाइस के तौर पर दे सकते हैं सरकार को। मेरे 2 सुझाव हैं। एक तो नियम जो बने और वो पारदर्शी बने, उसका इम्प्लीमेंटेशन पारदर्शी रूप से हो। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के लिए जितनी उसकी आय है उससे यदि अधिक संपत्ति उसके पास पाई जाती है तो उसे जब्त करने का कानून बनना चाहिए। उसके आधार पे कोई भी न लेगा न देगा। यदि आज मेरी 10,000 तनख्वाह है और मैं एक 50 लाख का मकान खड़ा करता हूं तो पूछना होना चाहिए कहां से हो, तो उस हिसाब से तुरंत यदि कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। लोगों के अंदर भय पैदा होगा। सही आपने कहा, इसके बाद लोग डरेंगे और वाकई में करप्शन का पैसा लेने में डरेंगे। उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। देवनानी साहब, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। साफ तौर पर यह है कि बेहद कड़ा कानून लाने जा रही है गहलोत सरकार तबादला नीति को लेकर। आपने सुना होगा कि उनसे सोर्स लगवाइए, इनसे सोर्स लगवाइए, हम दूर हैं अपने घरों से, हमें नजदीक लाइए, हम यहां पढ़ाना चाहते हैं, यहां नौकरी करना चाहते हैं। सिस्टम अब खत्म होगा। आपको हर जगह नौकरी करनी होगी जहां सरकार चाहेगी, और तबादले के नाम पे करप्शन देकर जो लोग करते थे अपने मन मुताबिक अपने जगहों पर ट्रांसफर, वो नहीं चलेगा। और जो करवाते थे अब उनकी भी मनमानी नहीं चलेगी, अगर ये जमीन पर सही तरीके से कानून लागू हो जाए। नमस्कार।